आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो समाजी विज्ञान का भूगोल का अध्याय 1 संसाधन एवं विकास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, संसाधन किसे कहते हैं, यहाँ कितने प्रकार का होता है। देखिए बहुत ही सिंपल है संसाधन की डेफिनेशन। जो वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी यानी कि पूरा करेगी उन्हें ही हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। जैसे हवा है, मोबाइल है, ठीक है। तो पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, पर कंडीशन यह है कि इनको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाना चाहिए, तो संसाधन कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, संसाधन कितने प्रकार का होता है, तो संसाधन यहाँ पर कितने प्रकार का होगा, उदाहरण के द्वारा समझो। हवा और मोबाइल, जो हवा है वहाँ हमने नहीं बनाई लेकिन मोबाइल को हमने बनाया है। तो सिंपल सी बात है कि संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानव निर्मित संसाधन। तो देखिए संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, दूसरा नाम है मानव निर्मित संसाधन। डेफिनेशन को याद करने की जरूरत ही नहीं है। प्राकृतिक यानी कि वे संसाधन जो कहाँ से प्राप्त होंगे, प्रकृति से प्राप्त होंगे, जिन्हें हमने नहीं बनाया, हवा को नहीं बनाया, पानी नहीं बनाया, जंगल चट्टान ये सब हमें प्रकृति ने ही दिया है। तो ये सारे संसाधन कौन से हैं, प्राकृतिक संसाधन है। और सिंपल सी बात है, मानव निर्मित संसाधन किन्हें कहेंगे, तो मानव निर्मित उन्हें कहेंगे कि वे संसाधन जो मानव ने जिनको बनाया है, वे संसाधन जिनका निर्माण किसने किया, मानव ने किया। या फिर आप इस परिभाषा को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब मानव प्राकृतिक से प्राप्त संसाधनों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप बदल लेता है तो इसे क्या कहते हैं, मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए टीवी, टेबल, मोबाइल आदि। तो आप सिंपल परिभाषा भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि वे संसाधन जो मानव ने बनाए हैं मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, टीवी, टेबल, मोबाइल आदि। सिंपल सी बात है, समझ में आ चुकी होगी आपको। और ये देखिए यहाँ पर एक नोट करने योग्य बात है आपकी कि जो प्राकृतिक संसाधन है वे सीधे कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्रकृति हमें उपलब्ध कराती है। ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट बात थी। तो अब आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद में ये संसाधन के प्रकार, इसके बाद में है मानवीय संसाधन। अगला प्रश्न है आपका, संसाधन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, अर्थात इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। तो संसाधन जो है, देखिए संसाधन का जो उदाहरण है हम जानते हैं कि हवा है, टेबल है, कुर्सी है, ये सारी चीज़ें जो है, एरोप्लेन हो गया, आपकी मोबाइल हो गया, ये सभी क्या है, संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, उन्हें संसाधन कहेंगे। तो संसाधन जो है मानव जीवन को क्या करते हैं, सुखद बनाते हैं और सरल बनाते हैं। सिंपल सी बात है कि मानव जीवन को क्या बना दिया इन्होंने, सुखद बना दिया और सरल बना दिया। संसाधन के कारण ही जो राष्ट्र है, ठीक है, वहाँ अधिक उन्नत हो रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। क्योंकि देखिए लोहा की खदानें हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, संसाधन के अंतर्गत है। तो इनके कारण क्या कर रहा है, देश का हमारा जो राष्ट्र है हमारा वहाँ अधिक उन्नत और प्रगति कर रहा है। आज जो संसाधन है हमारी प्रगति के सूचक बन गए हैं। तो इसे भी आप अच्छे से कंप्लीट कर ली। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए स्वामित्व का मतलब होता है अपना अधिकार, ठीक है। तो उसके आधार पर संसाधन जो है 4 प्रकार के हैं। व्यक्तिगत, व्यक्तिगत का मतलब है निजी, ठीक है। सामुदायिक यानी किसी एक ग्रुप का, समूह का। राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र का, सरकारी या जमीन आ जाएगी इसमें, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरे 2 देशों के बीच का, ठीक है, उसे कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। तो व्यक्तिगत संसाधन किसे कहेंगे, सिंपल सी बात है कि वे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में हो, अर्थात जिन पर किसका हो, निजी व्यक्ति का अधिकार हो, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। इन्हें निजी संसाधन भी कहते हैं। जैसे गाड़ी, घर, मोबाइल, जमीन आदि। ये जो है गाड़ी है और घर है, मोबाइल, जमीन, ये सारी चीज़ क्या है,
हमारी है। वैसे जो देखिए जो ज़मीन है वो तो हमारी है, लेकिन इसे यदि सरकार चाहे तो हमसे छुड़वा भी सकती है। जैसे कोई रोड निकल रहा है तो वहाँ पर हम कितना भी चाहे कि यहाँ ज़मीन हमें नहीं देना है, जिसके बावजूद भी सरकार हमसे वहाँ ज़मीन ले लेती है। तो ठीक है, ये तो नोट करने योग्य बात थी। ये व्यक्तिगत किसी संसाधन की परिभाषा लिखिएगा आप और ये उदाहरण लिखिएगा। अगला है सामुदायिक संसाधन। ठीक है, सामुदायिक संसाधन। देखिए सामुदायिक संसाधन किन्हें कहेंगे? वे संसाधन जो किसी समुदाय के किसी सभी सदस्यों का हो। आप बोल सकते हैं यहाँ पर समुदाय की जगह आप समूह भी लिख सकते हैं आप, कि वे संसाधन जो किसी समूह के सभी सदस्यों का हो, अर्थात पूरे समुदाय का अधिकार हो उस पर, वहाँ कहलाएगा आपका सामुदायिक संसाधन। जैसे उदाहरण के लिए जो हमारे गांव की चारण भूमि है, शमशान है, तालाब है, ये जो है ये आपका सामुदायिक संसाधन के उदाहरण है। राष्ट्रीय संसाधन किन्हें कहेंगे? देखिए हेडिंग में ही परिभाषा छिपी हुई है। ऐसे संसाधन जिस पर किसका अधिकार हो? राष्ट्र का अधिकार हो, अर्थात सरकार का अधिकार हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सड़क, रेलवे क्षेत्र और जल संसाधन, खनिज पदार्थ, इन पर किसका अधिकार है? सरकार का अधिकार है, इसलिए ये क्या आपके बने राष्ट्रीय संसाधन। अब अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किन्हें कहेंगे? जिन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे जो हमारा तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी पर खुले महासागरीय संसाधन है, उन्हें क्या कहेंगे? हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। तो अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। फिर इसके बाद में व्यक्तिगत संसाधन, और व्यक्तिगत संसाधन के बाद में आपका आ जाएगा सामुदायिक संसाधन। इसके बाद में यहाँ से ले लीजिएगा राष्ट्रीय संसाधन, और इसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए वैसे तो इनकी परिभाषाएं आपसे पूछी जाती है, केवल संभावी संसाधन पर टिप्पणी लिखिएगा। विकसित संसाधन किसे कहते हैं? भंडार संसाधन किसे कहते हैं? संचित कोष किसे कहते हैं? ठीक है, पर लेकिन यदि ये इस तरह से भी पूछ ले आपसे कि विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के हैं। संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। ठीक है, चलिए नंबर 1 हो गया आपका संभावी संसाधन। देखिए संभावी यानी कि संभावना, ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है, मौजूद है, लेकिन जिनका अब तक उपयोग नहीं हुआ। लगता है कि वो है विद्यमान लेकिन उनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया, ऐसे संसाधनों को हम संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप सौर ऊर्जा जो है पवन ऊर्जा है। ठीक है, दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं आप संभावी संसाधन की परिभाषा कि वे संसाधन जो भविष्य की दृष्टि से यानी कि फ्यूचर की दृष्टि से अधिक उपयोगी हो, चाहे वर्तमान में इनका उपयोग कम हो रहा है। देखिए कहीं कहीं पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए ये परिभाषा भी आपकी यहाँ पर सटीक बैठेगी कि वे संसाधन जो फ्यूचर की दृष्टि से अधिक उपयोगी हो, चाहे वर्तमान में इनका उपयोग कम हो रहा हो, संभावी संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। इसके बाद में विकसित संसाधन। विकसित का मतलब होगा जिनका सर्वेक्षण हो गया, जिनकी गुणवत्ता मात्रा निर्धारित हो गई, वो कहलाएगा आपका विकसित संसाधन। जैसे भूतापी ऊर्जा। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी विकसित संसाधन है। इसके बाद में भंडार। देखिए भंडार किन्हें कहेंगे? पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण हम अभी तक इनके पास नहीं पहुंच पाए, यानी कि ये हमारी पहुंच से बाहर है। जैसे जल। जल हमें पता है कि 2 यौगिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, लेकिन हम इसका इस तरीके से उपयोग या जल को नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ही आ रहा है, नहीं तो हम मनचाहे जब वर्षा कर सकते थे। ठीक है, तो ये क्या है कि पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति तो कर सकते हैं, लेकिन उपयुक्त टेक्नोलॉजी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, यानी हम उसकी पहुंच से बाहर है। वे पदार्थ आपके कहलाएंगे भंडार संसाधन भी कह सकते हैं। ठीक है, इन्हें भंडार भी कहते हैं और भंडार संसाधन भी कहते हैं। अगला है संचित कोष। वे संसाधन
जो हमारे आसपास तो उपलब्ध है तथा जिन्हें हम उपयोग में लाने के लिए हमारे आसपास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन फिर भी इनका बड़ी मात्रा में प्रयोग नहीं हो रहा है। जैसे जल से बिजली बनाना, हमें जल से बिजली बनाना आता भी है, हमारे पास इसके लिए टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है, और ये संसाधन हमारे आसपास भी है, पर लेकिन हम जब भी इनका उपयोग बड़ी मात्रा में नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके संचित कोष कहलाते हैं। उदाहरण लिख सकते हैं आप, जल से बिजली बनाना। तो यहाँ से इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में संभावी संसाधन, देखिए एक परिभाषा कोई सी भी करिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों ही सही है। इसके बाद में विकसित संसाधन, और इसके बाद में आपका आ गया ये भंडार, भंडार के बाद में है संचित कोष। अगला है समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए इनकी परिभाषा भी आपसे, ऐसा नहीं है कि इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, परिभाषा भी पूछ सकता है कि नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। समाप्यता यानी कि जो समाप्त हो जाए, तो नवीकरण योग्य कि देखिए जो समाप्त नहीं होंगे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग एक बार उपयोग कर ले देंगे, उसके बाद में दोबारा फिर से उपयोग में लाया जा सकता है, उन्हें कहेंगे नवीकरण योग्य संसाधन। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा इसका उदाहरण है। अनवीकरण योग्य संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता, उन्हें कहेंगे अनवीकरण योग्य संसाधन। उदाहरण है खनिज तेल, पेट्रोलियम, कोयला, सोना, चांदी आदि। तो यहाँ से बढ़िया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, समझाइए। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं, जैव और अजैव, ठीक है। जैव संसाधन किन्हें कहेंगे, ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है तथा इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, मत्स्य जीवन, पशुधन, वनस्पति जात। ये क्या है, आपके जैव संसाधन है। सिंपल सी बात है कि इनमें क्या होता है, जीवन होता है, यानी कि जान होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद में है आपका अजैव संसाधन। अजैव जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, उन्हें कहेंगे अजैव संसाधन, जैसे चट्टान है, धातुएं, कोयला, गैस आदि। तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। इनकी सिर्फ परिभाषाएं भी आपसे पूछी जा सकती है कि जैव संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए, और अजैव संसाधन किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, सतत पोषणी विकास किसे कहते हैं। देखिए जो ये सतत पोषणी विकास है, यहाँ क्या है, एक विकास की प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, विकास तो करना है, तरक्की करनी है, लेकिन उससे हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और साथ ही साथ जो भविष्य की जो जरूरत है उसकी भी अनदेखी ना हो, अर्थात जो आने वाली पीढ़ियां है उनकी जरूरतों को भी पूरा किया जा सके, इस प्रकार जो विकास होगा उसे ही कहेंगे हम सतत पोषणी विकास। तो देखिए सिंपल सी परिभाषा है, कोई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोल रहा है कि विकास, देखिए ये हटा दीजिएगा, जब विकास की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, साथ ही साथ जो भविष्य की जो जरूरत है उसको अनदेखी उसकी ना हो। कहने का मतलब है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनकी जो भी ज़रूरत है उन्हें भी पूरा किया जा सके और आज की तरक्की भी किया जा सके, उसे ही कहेंगे हम सतत पोषणी विकास। तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। एजेंडा 21 क्या है, देखिए यहाँ एक तरह की घोषणा है जिसमें क्या हुआ था, 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में संयुक्त जो राष्ट्र है पर्यावरण और विकास अध्यक्ष द्वारा बनाया गया था और स्वीकृति प्रदान इसकी की गई थी। भू निम्नीकरण किसे कहते हैं। देखिए भू निम्नीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि की जो है हमारी जो खेती है इसके उपजाऊपन में कमी आना, अर्थात जो प्राकृतिक तथा मानवीय कारणों से भूमि की गुणवत्ता में कमी आएगी। देखिए दो कारण से कमी आएगी इसमें, किसके कारण से, एक तो प्राकृतिक और एक मानवीय कारण, ठीक है। उसकी वजह से ही भूमि की गुणवत्ता में कमी आएगी
और इसे ही क्या कहेंगे हम, भू निम्नीकरण कहते हैं। तो देखिए परिभाषा इस तरह से बनाइएगा, भू निम्नीकरण का अर्थ होता है भूमि के उपजाऊपन में कमी आना, अर्थात प्राकृतिक तथा मानवीय कारणों से भूमि की गुणवत्ता में कमी आना ही भू निम्नीकरण कहलाता है। और भू निम्नीकरण के जो कारण है वहाँ क्या है, देखिए वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण ज़्यादा भू निम्नीकरण हो रहा है, खनन के कारण, देखिए ये हमने अभी बताया प्राकृतिक तथा मानवीय कारणों से, तो ये क्या है, वनों की अंधाधुंध कटाई क्या है, एक मानवीय कारण है, खनन के कारण, अति पशुचारण के कारण, अति सिंचाई के कारण, और कीटनाशकों के उपयोग के कारण, अत्यधिक रसायनों के उपयोग के कारण। कोई भी दो आपसे पूछता है भू निम्नीकरण के कारण, पर यहाँ पर 6 लिखे हुए हैं, जो जमे वहाँ अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर आगे है भू निम्नीकरण के संरक्षण करने के उपाय, तो अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, खनन को काफ़ी हद तक रोक देना चाहिए। ठीक है, देखिए ये जो कारण है इससे ही आप क्या बना लीजिएगा, भू निम्नीकरण के संरक्षण के उपाय कैसे बनेगा, वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगा देनी चाहिए, और साथ ही साथ क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, खनन को काफ़ी हद तक उस पर रोक लगा देनी चाहिए, अति पशुचारण को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है, और समय समय पर ही खेतों में सिंचाई करना चाहिए। इसके बाद में लिख सकते हैं अत्यधिक रसायनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, कीटनाशकों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। तो ये आप लिख सकते हैं भू निम्नीकरण के संरक्षण के उपाय। ठीक है, तो यहाँ से बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये कारण, और कारण के बाद में ये उपाय, और आप इनमें से मैंने जो बताया उससे आप बना भी सकते हैं। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, बांगर और खादर भूमि में अंतर। देखिए पुराने जलोढ़ अवसादों से निक्षेप से जो निर्मित उच्च भू आकार को क्या कहते हैं हम, बांगर भूमि कहते हैं। देखिए ये भूमि है ना, खादर भूमि, तो बाढ़ की नवीन जलोढ़ से निर्मित निचले भाग को खादर भूमि कहते हैं या खादर कहते हैं। ऊंचाई के कारण बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं पहुँचता है, और यहाँ संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान है। यहाँ कम उपजाऊ होती है, यहाँ अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, वैसे दो अंतर आपसे पूछता है तो आप दोनों अंतर लिख दीजिएगा कि ऊंचाई के कारण बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं पहुँचता है, और यहाँ संपूर्ण भाग जो है बाढ़ का मैदानी है, यानी कि यहाँ तो पानी ही पानी रहेगा, क्योंकि बाढ़ इसके ऊपर रहेगी, यानी कि पानी रहेगा। यहाँ कम उपजाऊ होती है और यहाँ अधिक उपजाऊ होती है। इसका जो विस्तार है वह पंजाब व उत्तर प्रदेश में अधिक पाया जाता है, और इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में होता है। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं और मृदा अपरदन के कारण बताइए। देखिए मिट्टी के जो कटाव है और बहाव की जो प्रक्रिया है उसे ही कहेंगे हम मृदा अपरदन, यानी कि किसी ना किसी कारण से मिट्टी में कटाव आएगा और उस वहाँ बह जाएगी। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को ही कहते हैं हम मृदा अपरदन। तो मिट्टी के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहा जाता है। अब जो ये मृदा अपरदन है इसके अनेक कारण हैं, जैसे वनों का नाश, अत्यधिक पशुचारण, पवन अपरदन के कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण, और जो आदिवासी लोग हैं वह उनके द्वारा झूमिंग कृषि करने के कारण। तो अब हम इन्हें एक एक कर कर अच्छे समझते हैं। पहला है आपका वनों का नाश। देखिए मानव ने क्या किया, उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जैसे खेती करने के लिए, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं के लिए वनों का विनाश किया। ठीक है, जिसके कारण मृदा अपरदन बढ़ गया है। तो आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों का की अंधाधुंध कटाई की, जिसके कारण मृदा अपरदन बढ़ गया है। ठीक है, चलिए दूसरा है अत्यधिक पशुचारण। तो पशुचारण पर नियंत्रण ना होने के कारण जंगलों की घास काट ली जाती है या जानवरों के द्वारा चर ली जाती है, जिससे क्या होता है, जो भूमि की ऊपरी परत है उपजाऊ होती है वहाँ परत हट जाती है, क्योंकि जब वहाँ घास खाएगी तो उसके कारण वहाँ मिट्टी उसकी परत से हट जाएगी। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम अत्यधिक पशुचारण के कारण मृदा अपरदन हो रहा है। पवन अपरदन, पवन अपरदन यानी कि हवा के कारण, तो तेज पवन के कारण मिट्टी की ऊपरी परत या ऊपरी सतह हट जाती, तो इस कारण ही क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। इसके बाद में है भारी वर्षा के कारण। देखिए भारी वर्षा के कारण होता है मिट्टी का कटाव, भारी वर्षा के कारण होता है क्योंकि मिट्टी बह जाती है। आदिवासियों के द्वारा झूमिंग कृषि क्या है। देखिए हमारे देश में अनेक स्थानों पर आदिवासी जो लोग होते हैं वो जंगलों को काट लेते हैं और साफ कर लेते हैं,
और खेती करने लगते हैं। और फिर थोड़े दिन बाद जब वहाँ उपजाऊ नहीं रहती तो उस भूमि को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसके कारण भी मृदा अपरदन होता है और इसे क्या कहते हैं, आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि किसे कहते हैं। देखिए अध्याय 4 में आएगा आपका, तो आप कंप्लीट वहाँ पर भी लिख सकते हैं कि हमारे देश में अनेक स्थानों पर आदिवासी जंगलों को काटकर साफ कर लेते हैं और उस पर खेती करते हैं और थोड़े दिनों के बाद में वहाँ भूमि को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इसके कारण भी इसे ही क्या कहते हैं, आदिवासियों द्वारा झूमिंग कृषि। पर यहाँ पर लिख दिया गया कि इसके कारण मृदा अपरदन हो रहा है। अब मृदा संरक्षण करने के उपाय, जो अपरदन है उसका संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है, तो अधिक से अधिक पेड़ लगाना पड़ेगा साहब। इसके लिए पर्वतीय भागों में सीढ़ीनुमा खेत बनाना चाहिए, खेत की मेड़ को हमेशा ऊंची रखना चाहिए। तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। आप मृदा अपरदन के कारण में सिर्फ हेडिंग भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस पार्ट से आपके छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा अन्य कारण जो बचे हुए हैं और ये मृदा संरक्षण के उपाय, ठीक है। पवन अपरदन किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बात है। देखिए पवन का मतलब होता है हवा, और हवा के द्वारा जो मिट्टी उड़ जाएगी उसे ही क्या कहेंगे, पवन अपरदन। तो देखिए पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा उड़ जाना ही क्या कहलाता है, पवन अपरदन कहलाता है। तो बड़ी सिंपल परिभाषा है, अच्छे से इसे कंप्लीट करिएगा, बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा भी है। अगला है समोच्च जुताई किसे कहते हैं। देखिए ढाली वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ बहाव की गति घटती है, इसे ही क्या कहते हैं, समोच्च जुताई कहते हैं। 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मिट्टी पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी खेती की जाती है। देखिए तो काली मिट्टी 3 राज्यों के नाम है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, के पठार में यहाँ पाई जाती है। तो आप लिख दीजिएगा काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। और आगे पूछा इसने, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल, तो इस पर कपास की खेती की जाती है। बस इतना सा लिखेगा, इस पर मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है, ठीक है। अगला है कि जो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इतना सा भी आपसे 2 नंबर में पूछ लेगा। तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इस प्रकार की मिट्टी की मुख्य विशेषता है, यानी आपसे पूछ रहा है जलोढ़ मिट्टी की विशेषता। तो ये 2 नंबर में यह इतना भी आ सकता है कि जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। इस मृदा में साधारणतः पोटास, फास्फोरिक अम्ल तथा चूना पर्याप्त होता है और इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद और चौक मिट्टी मिली होती है। तो आप बढ़िया से कर लीजिएगा। अब अगला है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। देखिए एक तो समुच्च जुताई होनी चाहिए, वहाँ पर सीढ़ीदार खेती होनी चाहिए और पट्टीदार खेती होनी चाहिए। यहाँ जेव और अजेव वाला तो मैंने आपको करवा दिया है। अगला है भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम। तो भारत में पाई जाने वाली मिट्टियाँ है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या रेगर, और लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। देखिए यहाँ प्रश्न आपका 1 नंबर में पूछा जाता है, रेगर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है। तो देखिए काली मिट्टी को रेगर मिट्टी कहा जाता है, या फिर पूछ लेता है काली मिट्टी का दूसरा नाम बताइए, तो होता है रेगर मिट्टी। और ये बाकी सारे प्रश्न तो मैंने आपको अच्छे से अभी कंप्लीट कॉपी में करवा दिए हैं। यदि इस वीडियो से आपको 1% भी लाभ हुआ है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।